अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये रहा। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, मतलब हमको क्या करना है, अम्ल का विलयन लेना है और उसको तनु करना है। तो तनु का सिंपल सा मतलब है कि सर आपको क्या करना है, इस अम्ल को जल में डालते जाना है और ये ध्यान रखना है कि जल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वो तो कर लेंगे। अब कह रहा है कि जो हाइड्रोनियम आयन बनेंगे ना, अभी हाइड्रोनियम आयन क्यों बनेंगे? अरे अम्ल को तुम जल में डाल रहे हो तो हाइड्रोनियम आयन तो बनेंगे ही। तो कह रहा है कि जो हाइड्रोनियम आयन है इनकी सांद्रता कैसे प्रभावित होगी, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं, मान के चलते हैं कि ये हमारे पास पात्र है। ठीक है, अब इस पात्र के अंदर हमने यहाँ पे भर रखा है जल, तो ये हमने भर रखा है हमने इसके अंदर जल। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में डाल रखा है थोड़ा बहुत अम्ल, और हम ये मान रहे हैं कि अम्ल और जल की मात्रा अभी दोनों बराबर है। मतलब अभी हमने तनु नहीं किया, तनु तब बनेगा जब जल की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और अम्ल विलय की मात्रा क्या हो जाने वाली है, कम हो जाने वाली है। तो जब दोनों की मात्रा बराबर है तो क्या हुआ होगा, मान लो अम्ल में से कितने H+ निकले होंगे, कुछ तो H+ निकले होंगे। उन्होंने किससे क्रिया कर ली होगी, जल के अणुओं से क्रिया करके क्या बना लिए होंगे, H3O+ बना लिए होंगे। और अब ध्यान रखना, ये H3O+ उतने ही बने होंगे जितने जल के अणु थे, क्योंकि हमने बोला है हम अम्ल और जल बराबर ले रहे हैं। तो जितने अम्ल से H+ निकले होंगे उतने ही तो जल के अणु रहे होंगे और उनसे क्रिया करके क्या बन गया होगा, H3O+। लेकिन अब हम जब तनु कर रहे हैं तो तनु करने पर क्या हो जाएगा कि अम्ल की मात्रा तो मान लो हम वही रख रहे हैं। मान लो यहाँ पर हमको 10 H+ मिल रहे थे, तो अब भी कितने H+ मिलने वाले हैं, 10 ही मिलने वाले हैं। लेकिन तनु करने के लिए हमने जल की मात्रा को कर दिया ज़्यादा। हम मान के चलते हैं कि जो जल के अणु हैं वो अब हो चुके हैं 30। तो यहाँ पे 30 क्या हो जाएंगे, H2O के अणु हो जाएंगे। अब ये 10 H+ क्या करेंगे, इस 10 जल के अणुओं से तो रिएक्शन कर पाएंगे और क्या बनाएंगे, H3O+ बनाएंगे। और ये कितने बन जाने वाले हैं, 10। लेकिन अभी भी क्या रह जाएंगे, जल के अणु रह जाएंगे कितने, 20। तो हमको कहना पड़ेगा कि अब यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा और जो ये H3O+ है वो हमारे जल की अणुओं की तुलना में बहुत क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो हमारे जल के आयतन में H3O+ अर्थात हाइड्रोनियम आयन की मात्रा क्या हो जाने वाली है, कम हो जाने वाली है, आयतन के अंदर कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में, मतलब हमको यहाँ पे अब अम्ल नहीं लेना, हाँ, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH की बात कर रहा है, मतलब क्षार के विलयन में। और विलयन का मतलब है कि ये क्षार डला हुआ होना चाहिए जल में, तभी तो विलयन बनेगा। अब कह रहा है कि जो ये क्षार का विलयन लोगे ना वो आधिक्य में रहना चाहिए। आधिक्य का मतलब है कि अब आपको इस NaOH जो विलय की तरह काम करने वाला है इसकी मात्रा जल से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे तनु वाला कंसेप्ट तो नहीं लग रहा, क्योंकि आधिक्य आया है मतलब हमको NaOH की मात्रा तो ज्यादा रखनी चाहिए। तो कह रहा है जब तुम ये कर लोगे तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे हमसे H+ के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हम अम्ल थोड़ा मिला रहे हैं, यहाँ हम क्षार की बात कर रहे हैं। और क्षार तो क्या देते हैं, OH- देते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे चेक करना है कि जब हम OH- के बारे में क्या बता सकते हैं। तो देखो, ये पात्र लिया, पात्र के अंदर भरा हुआ है जल, ऊपर से मिला रहे हैं क्षार मतलब NaOH। ध्यान रखना तनु वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा, यहाँ पे हमको NaOH की मात्रा करनी है ज़्यादा। जब तुम NaOH की मात्रा ज़्यादा करोगे तो एक बात बताओ, जो OH- आयन बनेंगे क्या वो जल से ज़्यादा नहीं बनेंगे। हम मान के चल लेते हैं कि हमारे पास जल के अणु तो थे 10, लेकिन NaOH ज़्यादा रखना है तो हमारे पास NaOH के अणु है समझ लेते हैं 20। तो जब 20 लिए हैं तो भाई हमको जल के अंदर OH- भी कितने मिलने वाले हैं, 20 ही मिलने वाले हैं। तो क्या अब यहाँ पे OH- की सांद्रता जल के प्रति एकांक आयतन में क्या बढ़ने जाएगी, क्योंकि जो ये 20 OH- है वो 10 से क्या है, ज़्यादा है। तो कहना पड़ेगा कि जब हम क्षार को आधिक्य में लेते हैं तो OH- की जो मात्रा होती है वो प्रति एकांक आयतन में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे OH- आयन मिल रहे हैं और OH- आयन तो हमारे जल से क्रिया ही नहीं करते हैं। क्रिया नहीं कर रहे हैं तो भाई ये ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा ही बने रहेंगे। ठीक है, तो OH- की आयत मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि ये जल से क्रिया करते ही नहीं है। क्रिया तो कौन करता था, H+ करते थे। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, पदार्थों में कुछ पदार्थ देगा और कह रहा है कि बताओ इन निम्न पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखो सारणी से कर रहे हैं, सबसे पहला है सिरका।
तो हमने एक बार जो एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था, जो सिरका होता है सिरके के अंदर होता है एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला तुम सब जानते हो, CH3COOH, तो याद करना है। सिरके के अंदर होता है एसिटिक अम्ल। सिरका क्या काम आता है? अचार में डाला जाता है। ये किसी भी खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खराब होने से बचाए रखता है। नींबू के अंदर पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ये याद ही करने पड़ेंगे हमको। संतरे के अंदर भी पाया जाता है कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टमाटर में पाया जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। दही या फिर खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इमली में पाया जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। चींटी का डंक और ऐसी एक और कीट होता है जिसका नाम होता है नेटल, इन दोनों के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। ध्यान रखना, मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, तो आप सब नोट्स में लिख लेना, मेथेनोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल कहते हैं। तो ये कौन कौन से अम्ल कौन कौन से पदार्थ में होते हैं ये आपको अच्छे से याद करने हैं। अब जो ये टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, इनके सूत्र याद नहीं करने होते, वो बड़ी क्लासेस में आते हैं, ये सूत्र बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। हमने तो ये पढ़ा है ना कि अम्ल किसे कहते हैं? जिनको जल में मिलाने पर जो H+ आयन देते हैं, लेकिन अम्ल भी बट गया, एक तो होते हैं प्रबल अम्ल और एक होते हैं दुर्बल अम्ल। तो देखो किसको क्या कहें, देखना ध्यान से। क्या करना है, हमको यहाँ पर लेना है जल, और जल में मैंने को क्या करना है, अम्ल डालना है, ठीक है। तो मान के चलता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक अम्ल लिया है जिसका नाम है A, और यहाँ पर मैंने एक अम्ल लिया है जिसका नाम है B। अब जब भी ना प्रयोगशाला में अम्ल की मात्रा लेते हैं ना, किसी भी चीज़ की मात्रा लेते हैं, तो वो मोल में लेते हैं। आपको याद होगा 9th क्लास में मोल पढ़ा था, 1 मोल के अंदर 6.023 गुणा 10⁻23 क्या होते हैं? अणु होते हैं, फिर परमाणु होते हैं ना, ये हमने पढ़ा था किसके अंदर? 9th क्लास के अंदर। तो यहाँ पर भाई जब हमने A लिया होगा तो ये भी मोल में लिया होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसकी मात्रा मोल में नहीं ले रहा। तो मान के चलते हैं कि जो हमने यहाँ पर अम्ल लिया है ना, इस अम्ल के अंदर जो परमाणु है इस अम्ल के, वो कितने हैं? 10 है। सपोज करो हमने यहाँ पे HCl लिया है, तो कहना पड़ेगा कि जो हमारे पास HCl के अणु है वो कितने हैं? 10 हैं। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पर मैंने अम्ल B लिया है ना, तो ये भी भाई बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होगा, तो जो इसके अणु हैं वो भी कितने ले रहे हैं? 10 ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, इस A वाले अम्ल को मिला दिया जल के अंदर। अब तुम कहोगे सर जब जल के अंदर मिलाया है तो जो ये A वाला अणु है, अम्ल है, ये क्या करेगा? H+ आयन देगा, है ना। और कितने H+ आयन देगा? हमारा दिमाग कह रहा है कि जो ये A अम्ल बना हुआ है ये 10 अणुओं से मिलकर बना है, तो जल के अंदर हमको 10 H+ मिलेंगे। और यहाँ पे कहना पड़ेगा कि जब हम B को डालेंगे तो ये B अम्ल भी क्या करेगा? 10 H+ देगा। लेकिन हमने देखा कि जो ये A को हमने मिलाया ना, तो हमको जल में क्या मिले? पूरे 10 H+ मिले, क्योंकि अपन को पता है ये अम्ल कितने अणुओं से मिलकर बना है? 10 से, तो H+ भी कितने मिलने वाले हैं? 10 मिल भी गए। लेकिन जब हमने इस वाले अम्ल को जल में मिलाया तो हमने क्या देखा कि भाई ये बना तो 10 अणुओं से है, H+ मिलने तो 10 चाहिए थे, लेकिन इसने केवल कितने H+ दिए? 7 H+ दिए, 3 H+ इसने दिए ही नहीं। तो तुम क्या कह रहे हो कि ये वाला अम्ल तो जितने H+ देने चाहिए थे वो सारे दे देता है। इसको कहते हैं कि जो ये वाला अम्ल है ये जल में हो चुका है पूर्णतः आयनित। पूर्णतः आयनित का मतलब है कि पूरा मिल गया और सारे के सारे H+ आयन दे दिए। और आपको इस वाले अम्ल को कहना पड़ेगा कि जो ये अम्ल है ये पूर्णतः आयनित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर पूर्णतः आयनित होता तो फिर 10 H+ मिलते ना, लेकिन हमको 7 H+ मिले हैं, तो कहना पड़ेगा कि ये पूर्णतः आयनित नहीं हुआ। तो बस ऐसा अम्ल जिसको जल में मिलाने पर वे पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अर्थात सारे H+ आयन दे देते हैं, उन्हें तो कहते हैं प्रबल अम्ल। और वे अम्ल जिनको जल में मिलाने पर, परिभाषा में ये लाइन तो बोलनी पड़ेगी, जल में मिलाने पर, जो जल में मिलाने पर पूर्णतः आयनित नहीं होते, अर्थात कम H+ आयन देते हैं, उनको कहते हैं दुर्बल अम्ल। अब कैसे, अब हमको एग्जाम्पल भी याद करने हैं दुर्बल अम्ल के और प्रबल अम्ल के, तो देखना। अब देखते हैं कि कौन से अम्लों को तो प्रबल अम्ल कहें और कौन से अम्लों को दुर्बल अम्ल कहें। तो देखो जो मैंने ये अम्ल लिखे हैं 5, आप इसी सीक्वेंस में याद करना, सीक्वेंस का याद करने का भी फायदा मिलेगा। HCl जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और एक नया अम्ल है H2CO3, इसको कहते हैं कार्बनिक अम्ल। जो स्टार्टिंग के 3 अम्ल हैं, जो स्टार्टिंग के 3 अम्ल हैं ये होते हैं प्रबल अम्ल, और जो लास्ट के 2 अम्ल हैं इनको कहा जाता है दुर्बल अम्ल।
तो याद हो जाएगा ना आपको जब आप सीक्वेंस सेट करोगे कि स्टार्टिंग के 2 को तो रखना है प्रबल अम्ल के अंदर, अर्थात HCl और H2SO4 तो है प्रबल अम्ल, मतलब इनको जल में मिलाने पर ये पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, जितने H+ देने चाहिए उतने H+ हमको दे देंगे। जो सॉरी स्टार्टिंग के 3 है ना, और जो ये लास्ट के 2 हैं ये हैं दुर्बल अम्ल, अर्थात इनको जल में मिलाने पर ये पूर्णतः आयनित नहीं होंगी, अर्थात जितने H+ मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिलेंगे। तो याद रखना अम्ल के अंदर स्टार्टिंग के 3 प्रबल अम्ल, लास्ट के 2 क्या कहलाएंगे दुर्बल अम्ल। अम्ल पढ़ा, ऐसे ही हमको पढ़ना पड़ेगा प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब क्षार की बात कर रहे हैं तो जल के अंदर हम लोगों को मिलाना पड़ेगा क्षार, तो ये तो हमने ले लिया जल, और मान लो इसके अंदर मैं एक क्षार मिला रहा हूँ C और यहाँ पर मैंने एक क्षार मिलाया D। अब जब तुम क्षार को जल में मिलाओगे तो क्या H+ आयन की बात करनी चाहिए? नहीं, अब बात करनी चाहिए OH- आयन की। तो हम मान के चलते हैं कि जो ये C है ना ये क्या है 10 अणुओं से मिलकर बना है। ऐसे मैंने बोला जो D है ये भी 10 अणुओं से मिलकर बना है। क्षार है, जल में डालोगे तो OH- आयन मिलने चाहिए। मैंने देखा कि 10 के 10 क्या मिल गए OH- आयन, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे को 6 OH- आयन मिले। तो तुम क्या बोलोगे कि सर इसने 10 के 10 OH- आयन दे दिए हैं, तो ये क्षार क्या हो चुका है? पूर्णतया आयनित हो चुका है। लेकिन ये क्षार पूर्णतः आयनित नहीं हुआ, तो कहना पड़ेगा कि वे क्षार जिनको जल में मिलाने पर वे पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अर्थात सारे OH- आयन, H+ नहीं, सारे OH- आयन देते हैं, उन्हें तो प्रबल क्षार कहते हैं। जो पूर्णतः आयनित नहीं होते अर्थात कम हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। तो सेम परिभाषा थी प्रबल और क्षार की, बस अम्ल जुड़ेगा तो H+ बोलना पड़ेगा और जब क्षार आएगा तो फिर हमको OH- बोलना पड़ेगा। अब ऐसे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल देखो, जिस सीक्वेंस में लिखा है इसी सीक्वेंस में याद करना है ना। चलो देखते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिखा हुआ है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना स्टार्टिंग के जो 2 होते हैं ना ये तो होते हैं हमारे प्रबल क्षार, मतलब ये पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, सारे OH- आयन देंगे। लास्ट के 3 जो हमने याद करे हैं ये होते हैं हमारे दुर्बल क्षार, मतलब इनको जल में मिलाने पर ये पूर्णतः आयनित नहीं होंगे। तो इसी सीक्वेंस में याद करना स्टार्टिंग के 2 NaOH और KOH ये तो प्रबल क्षार, और लास्ट के जो 3 है ये क्या कहलाएंगे? दुर्बल क्षार। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन pH वाला हम पढ़ेंगे कल